कभी एक ट्रेन में मिली थी 8 महीने की एक लावारिस बच्ची, और उस दिन एक आईपीएस अधिकारी बन गई माँ। समाज ने ताने दिए, किस्मत ने इम्तिहान लिए, मगर उसने हार नहीं मानी। उसकी गोद में आई वो मासूम बच्ची, जो आज बन गई है उसकी विरासत, आईपीएस पीहू शुक्ला। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसने दुनिया को सिखाया, माँ बनना खून से नहीं दिल से होता है, एक अधूरी गोद। ये एक सच्ची भावनात्मक कहानी है। अनुपमा शुक्ला एक सख्त और ईमानदार आईपीएस अफसर कुर्सी पर बैठी थी। उसकी आंखों में दृढ़ता थी, आवाज में आत्मविश्वास और चाल में अनुशासन। वो हर केस को ऐसे देखती मानो देश का भविष्य उसी एक फैसले पर निर्भर हो। मैडम, आज शाम को महिला सुरक्षा विभाग की मीटिंग है, उसकी सब इंस्पेक्टर ने फाइल बढ़ाते हुए कहा। ठीक है, लेकिन पहले ये लापता बच्ची का केस देखो, अनुपमा ने फाइल पलटते हुए कहा। माँ ने रिपोर्ट की है, 2 दिन से बच्ची गायब है, किसी भी कीमत पर उसे ढूंढो। अनुपमा का सख्त लहजा सबको झकझोर देता था, पर वही लहजा भीतर से ममता से भरा हुआ था। वो ना सिर्फ एक अफसर थी, बल्कि एक ऐसी औरत थी जो हर माँ की पीड़ा को समझती थी। ड्यूटी खत्म होने के बाद वो शाम को अपने घर लौटती। कानपुर के सिविल लाइंस इलाके में उसका घर था। घर में सब थे, ससुर किशोर जी, सास कावेरी और उसका पति दीपक, जो कॉलेज में प्रोफेसर था। कावेरी देवी एक संस्कारी और सख्त स्वभाव की महिला थी, पर भीतर से बहुत ही भावनात्मक थी। किशोर जी रिटायर्ड बैंक मैनेजर थे, जो हमेशा बहू की तारीफ करते। दीपक और अनुपमा की शादी को 8 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक अधूरापन था, संतान ना होना। हर बार जब आस पड़ोस या रिश्तेदार मिलने आते, कोई न कोई कटाक्ष कर देता। इतने साल हो गए, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं। आईपीएस बन गई, पर माँ बनने का सुख तो मिला नहीं। ये शब्द अनुपमा को भीतर तक चुभ जाते, पर वो मुस्कुरा कर कहती, शायद भगवान की मर्जी होगी। उस रात जब सब लोग सो गए, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हे भगवान, अगर तूने मुझे माँ बनने का सुख नहीं दिया, तो कम से कम किसी को माँ जैसा प्यार करने का मौका तो दे दे। वो आकाश में तारे देख रही थी, मानो उनसे कोई उत्तर मांग रही हो। उसी पल उसके फोन की घंटी बजी। मम्मी का कॉल लिखा था स्क्रीन पर। हेलो अनुपमा बेटा, कब आ रही हो लखनऊ? राधिका जी, उसकी माँ ने पूछा। मम्मी, अगले हफ्ते आ जाऊंगी छुट्टी लेकर। ठीक है बेटा, बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे। 1 हफ्ते बाद अनुपमा ने 2 दिन की छुट्टी ली और लखनऊ जाने वाली ट्रेन में बैठ गई। सर्दियों की सुबह थी, हल्की धुंध और चाय वालों की आवाजें। वो खिड़की के पास बैठी फाइल पढ़ रही थी। तभी ट्रेन उन्नाव स्टेशन पर रुकी। ट्रेन में एक हलचल सी हुई। किसी ने कहा, अरे ये बच्ची किसकी है? अनुपमा ने नजर उठाई। सीट के नीचे एक 8 महीने की बच्ची पड़ी थी, गुलाबी कंबल में लिपटी रो रही थी। किसकी बच्ची है? उसने आसपास के यात्रियों से पूछा, पर सबने कंधे उचका दिए। ट्रेन चल पड़ी और वो बच्ची अब भी रोए जा रही थी। अनुपमा ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। बच्ची का चेहरा गुलाबी था, पर आंखें डरी हुई। अनुपमा ने अपने दुपट्टे से उसे ढक लिया। उसने तुरंत अपने मोबाइल से जीआरपी कंट्रोल रूम में सूचना दी। ट्रेन संख्या 12102 में एक लावारिस बच्ची मिली है। कृपया आसपास के स्टेशनों पर जाकर जानकारी चेक करें। लेकिन 4 घंटे बाद भी कोई दावा करने नहीं आया। बच्ची अब अनुपमा की गोद में शांत थी, जैसे उसे अपने घर की खुशबू मिल गई हो। जब ट्रेन लखनऊ पहुंची तो राधिका जी स्टेशन पर इंतजार कर रही थी। उन्होंने देखा उनकी बेटी के हाथों में एक छोटी बच्ची है। ये कौन है बेटा? अनुपमा ने सब कुछ बताया, कैसे ट्रेन में वो मिली, कैसे उसने पुलिस को सूचना दी, पर कोई लेने नहीं आया। राधिका जी ने बच्ची की ओर देखा। कितनी प्यारी है, जैसे भगवान ने तेरी गोद में खुशियां भेज दी हो। अनुपमा हल्का सा मुस्कुराई। शायद ऐसा ही हो मम्मी। पूरा हफ्ता निकल गया, पुलिस विभाग ने उस बच्ची के माँ बाप को ढूंढने की पूरी कोशिश की, पर किसी ने दावा नहीं किया। राधिका जी ने एक दिन बहुत प्यार से कहा, अनुपमा, हो सकता है भगवान तेरे माध्यम से
इस बच्ची को नया जीवन देना चाहते हो, इसे अपनाने का विचार कर। अनुपमा थोड़ी देर चुप रही। उसकी आंखों में वही सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? फिर उसने बच्ची को गोद में लिया। बच्ची मुस्कुराई जैसे कह रही हो, माँ मुझे घर ले चलो। उस पल अनुपमा ने निश्चय कर लिया, अब ये बच्ची मेरी जिम्मेदारी है। कुछ दिन बाद अनुपमा कानपुर वापस लौटी। गोद में वही बच्ची थी। घर में सब चौंक गए। कावेरी देवी, किशोर जी और दीपक, सबके चेहरे पर हैरानी थी। ये बच्ची? सास ने पूछा। अनुपमा ने पूरी कहानी बताई। कावेरी देवी की आंखें नम हो गई। कैसे लोग हैं जो अपनी औलाद को इस तरह छोड़ देते हैं। किशोर जी ने बच्ची को गोद में लिया। बिल्कुल परी जैसी है। दीपक ने अनुपमा की ओर देखा। अगर तुम सच में इसे अपनाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अनुपमा की आंखें भर आई। धन्यवाद दीपक, तुमने मेरा साथ दिया और यहीं से शुरू हुआ एक नई जिंदगी का अध्याय, जहां अनुपमा ना सिर्फ एक अफसर थी बल्कि अब एक मां बनने जा रही थी। टूटी फूटी खुशियों की वो खुशी थी एक नन्ही सी सांस। ममता दीक्षित ने दस्तावेजों की सूची दी और फिर 8 दिन की कठोर प्रक्रियाओं के बाद उस बच्ची को गोद ले लिया गया। घर में उत्सव जैसा माहौल था। मिठाइयों की खुशबू, दियों की रोशनी। दीपक और किशोर जी ने मिलकर छोटी छोटी साज सज्जा की, मानो किसी छोटी राजकुमारी के स्वागत की तैयारी हो। कावेरी जी ने अपनी बहू की आंखों में झलकते भाव को देखकर कहा, बेटा ये घर अब से तुम्हारा और इस नन्हे मेहमान का है। उस रात बच्ची पहली बार अनुपमा की गोद में खुलकर सोई। उसका सिर उसकी छाती पर टिकाकर सोना शब्दों से परे था। अनुपमा ने धीरे धीरे उसकी खोपड़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या होगा? बच्ची ने न जाने कैसे मुस्कान दी, जैसे किसी के दिल की बात सुनी हो। वो नन्ही अब केवल बच्ची नहीं रही। घर में उसे धीरे धीरे सब छोटी परी कहने लगे। बच्चे के साथ नई आदतें भी जुड़ने लगी। रात को जागकर उसकी दूध की पोटली बदलना, मधुर आवाज में गाना गुनगुनाना, छोटी छोटी बातों पर चिंता करना, इन सब ने अनुपमा को वास्तविक मां बना दिया। फिर भी कुछ रिश्तेदारों ने आपत्ति जताई। एक दिन कावेरी जी ने कहा, आज से घर में एक नई रस्म शुरू होती है। ये बच्ची हमारी आन बान शान है। किशोर जी की आंखें नम थी पर उनके होठों पर मुस्कान थी। कानपुर की सर्द हवाओं में अब एक अलग सी गर्मी थी। शुक्ला परिवार के आंगन में आज हलचल थी। किसी ने दीवारों पर झालरें टांगी थी तो कोई रसोई में मिठाइयां बना रहा था। कावेरी जी की आवाज रसोई से आ रही थी, सावित्री जरा बेसन के लड्डू ध्यान से बनाना, हमारी पोती का पहला त्योहार है। हाँ, आज का दिन था नामकरण संस्कार का। वो बच्ची जिसे अनुपमा ने ट्रेन से पाया था अब उस घर का हिस्सा बन चुकी थी। दीपक ने सामने की दीवार पर नए फ्रेम में लिखा, घर में आई खुशियों की पहली मुस्कान, हमारी बेटी का नामकरण। अनुपमा अपने कमरे में बच्चे को तैयार कर रही थी। गुलाबी रंग की छोटी सी फ्रॉक, माथे पर टीका और पैरों में चांदी की पायल। बच्ची अपनी माँ की गोद में खिलखिला रही थी। अरे वाह, मेरी गुड़िया तो किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही, दीपक ने मुस्कुराते हुए कहा। अनुपमा ने हल्के से कहा, दीपक ये बच्ची मेरी किस्मत का सबसे खूबसूरत तोहफा है। जब ये मेरे जीवन में आई तब मैंने जाना कि मातृत्व क्या होता है, दीपक ने प्यार से कहा। अनुपमा, मैंने हमेशा तुम्हें एक अफसर के रूप में देखा था, पर आज पहली बार एक माँ के रूप में देख रहा हूँ और ये रूप सबसे खूबसूरत है। अनुपमा की आंखों से खुशी के आंसू छलक गए। आंगन में मंडप सजा था। कावेरी जी और किशोर जी ने अपने पुराने दोस्तों को बुलाया था। मंदिर से पंडित जी भी आए। उन्होंने आसन बिछाया और कहा, नामकरण का मुहूर्त बहुत शुभ है। बच्चे के नाम का पहला अक्षर पा से होना चाहिए। कावेरी जी ने मुस्कुराकर कहा, तो बस तय हुआ, पा से नाम रखेंगे। सबने कई नाम सुझाए। किशोर जी बोले, प्रीति कैसा रहेगा? दीपक ने कहा, पलकी भी प्यारा है। पर अनुपमा चुप थी। वो बच्ची के चेहरे को देख रही थी। उसकी मुस्कान जैसे किसी फूल की तरह खिलती थी। धीरे से उसने कहा, इसका नाम होगा पीहू। कमरे में एकदम शांति छा गई। फिर सबके चेहरे खिल उठे। कावेरी जी ने कहा, वाह कितना प्यारा नाम है पीहू।
छोटी सी चिड़िया जैसी। पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू किया और दीपक ने अपनी बेटी के कान में फुसफुसा कर कहा, तुम्हारा नाम पीहू है मेरी बेटी। अनुपमा की आंखें भर आई, वो मुस्कुराई जैसे सालों से अधूरी कोई दुआ पूरी हो गई हो। सबने तालियां बजाई और छोटे छोटे दीप जलाए गए। कावेरी जी ने पीहू को गोद में लेकर कहा, अब ये घर पूरा हो गया। राधिका जी, अनुपमा की मां, लखनऊ से आई थी। उन्होंने अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखकर कहा, देखा बेटा, मैंने कहा था ना, भगवान तेरी गोद भर देंगे। अब तेरी मुस्कान में एक बच्ची की मुस्कान झलकती है। अनुपमा झुककर बोली, माँ, आपकी दुआ सच हो गई। कुछ लोगों को ये देखकर सच्ची खुशी हुई, पर कुछ के दिलों में सवाल भी उठे। लोग अपनी औलाद के लिए तड़पते हैं और ये किसी और की बच्ची उठा लाई। सरकारी नौकरी में है, बाद में मुश्किल ना हो जाए। लेकिन किशोर जी ने सबकी बातें सुनकर कहा, जिस घर की बहू ईमानदारी से देश की सेवा करती है, वो बच्ची को भी सच्चाई और संस्कार सिखाएगी। हमें किसी की बात की परवाह नहीं। हमारी पीहू हमारी शान है। उनकी आवाज में इतनी दृढ़ता थी कि सभी चुप हो गए। दिन बीतते गए, पीहू धीरे धीरे बोलना सीख रही थी। उसकी पहली बोली थी माँ। अनुपमा उस पल को कभी नहीं भूल सकी। वो रो पड़ी थी। माँ, ये शब्द उसके दिल के सबसे गहरे कोने में उतर गया था। रात को जब पीहू उसकी गोद में सोती, अनुपमा अपनी बाहों से उसे झुलाती और कहती, पीहू, तू मेरे जीवन की सबसे सुंदर कहानी है। आईपीएस की जिम्मेदारियां कम नहीं थी, पर अब अनुपमा के लिए हर केस, हर रिपोर्ट के बीच एक छोटी सी मुस्कान की याद बनी रहती। माँ लौटेगी तो पीहू मुस्कुराएगी। कावेरी जी और दीपक घर पर पीहू का ध्यान रखते। कभी दीपक उसे कहानियां सुनाता, कभी दादा उसे झुलाते। धीरे धीरे घर का हर कोना पीहू की खिलखिलाहट से भर गया। एक शाम किशोर जी ने कहा, दीपक बेटा, ये जो बच्ची हमारे घर आई है ना, इसने इस घर की दीवारों में जान डाल दी है। दीपक ने कहा, हाँ पापा जी। एक दिन था जब लगता था इस घर में हंसी की गूंज खत्म हो गई। अब हर सुबह पीहू की किलकारी से शुरू होती है। कावेरी जी ने कहा, और मुझे तो लगता है ये मेरी आत्मा का हिस्सा है। जब इसे गोद में लेती हूँ तो लगता है जैसे मेरे बुढ़ापे की दवा यही है। रात को सब लोग सो गए, लेकिन अनुपमा बालकनी में बैठी थी। उसने आसमान की ओर देखा। हे भगवान, धन्यवाद, तूने मुझे माँ बनने का सुख दिया और जीने का एक नया कारण। उसके दिल में एक शांति थी, एक आत्मसंतोष कि उसने सही निर्णय लिया था। अब उसके जीवन की प्राथमिकता सिर्फ एक थी, पीहू। अनुपमा अब सिर्फ एक अफसर नहीं थी, वो एक माँ भी थी। माँ की पहचान सबसे बड़ी होती है। सर्दियों की वो सुबह कुछ अलग थी। अनुपमा जल्दी उठ गई थी। एक हाथ में फाइलें, दूसरे में पीहू की दूध की बोतल। एक और उसका दफ्तर था जहां उसे अपराधियों से लड़ना था, और दूसरी ओर उसकी छोटी सी बेटी जिसकी मुस्कान में उसकी पूरी दुनिया बसती थी। पीहू अब 2 साल की हो चुकी थी। वो अब बोलना, दौड़ना और शरारतें करना सीख गई थी। हर सुबह जब अनुपमा वर्दी पहनकर घर से निकलती, पीहू अपनी मीठी आवाज में कहती, मम्मा जल्दी आना। अनुपमा के लिए यह एक वाक्य नहीं था, एक वादा था। वो हर दिन इस मुस्कान के लिए जीती थी। एक दिन थाने में एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई। डीजीपी ऑफिस से आदेश आया था। शहर में बच्चों की तस्करी का गिरोह सक्रिय है। जांच की जिम्मेदारी अनुपमा शुक्ला को दी जाती। ये केस बहुत संवेदनशील था। अनुपमा ने जैसे ही फाइल पढ़ी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। गिरोह नवजात बच्चों को अस्पतालों और रेलवे प्लेटफार्मों से चुरा कर बेच देता था। उसके मन में एक बिजली सी कौंधी। अगर उस दिन ट्रेन में मैंने उस बच्ची को नहीं उठाया होता तो शायद मेरी पीहू भी किसी ऐसे ही गिरोह के हाथ चढ़ जाती। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर अगले ही पल उसने अपनी वर्दी के बटन ठीक किए और बोली, इस केस को मैं खत्म करके रहूंगी। अब शुरू हुआ अनुपमा का संघर्ष। कभी देर रात तक केस की जांच, कभी पीहू की तबीयत बिगड़ जाना। कावेरी जी और दीपक समझते थे, पर कभी कभी दीपक की आवाज में चिंता झलक जाती। अनुपमा, तुम दिन रात काम करती हो, घर पर भी जरूरत है तुम्हारी। अनुपमा चुप रहती, क्योंकि उसके दिल में 2 मोर्चे चल रहे थे। एक बाहर अपराधियों के खिलाफ और एक अंदर खुद से लड़ाई।
रात को जब वो देर से लौटती तो देखती पीहू सो चुकी है। वो उसके माथे को चूमती और धीरे से कहती, मम्मा आ गई मेरी गुड़िया। एक दिन पीहू नींद में बोली, मम्मा आप रोज देर से क्यों आती हो? अनुपमा टूट गई। उसने बच्ची को सीने से लगाया और रो पड़ी। वर्दी के भीतर की उस मजबूत औरत की दीवार टूट चुकी थी। 3 महीने की मेहनत के बाद एक रात टीम को बड़ी सफलता मिली। रेलवे के पास एक पुराने गोदाम पर छापा मारा गया, जहां 6 बच्चों को बचाया गया। अनुपमा खुद वहां गई। छोटे छोटे बच्चे डर से सिमटे हुए, आंसू भरी आंखें। उसने उन्हें गले से लगाया, डरो मत, अब तुम सुरक्षित हो। मीडिया ने अगले दिन सुर्खियां छापी, आईपीएस अनुपमा शुक्ला ने बच्चों की तस्करी का बड़ा गिरोह तोड़ा। पूरा विभाग उसकी तारीफ कर रहा था, लेकिन घर लौटते वक्त वही सवाल उसके मन में आया, मैंने तो शहर के बच्चों को बचाया, पर क्या अपनी बच्ची को पर्याप्त समय दे पाई? उस रात घर लौटी तो पीहू तेज बुखार में थी। कावेरी जी बोली, डॉक्टर ने कहा है मौसम का असर है, पर तुम पास रहो तो जल्दी ठीक होगी। अनुपमा का दिल कांप गया। वो सारी रात पीहू के सिर पर ठंडा कपड़ा रखती रही, हर सांस के साथ प्रार्थना करती रही। सुबह सूरज निकला और पीहू की आंखें खुली। मम्मा। अनुपमा ने उसे गोद में उठाया और बोली, अब से मैं कहीं नहीं जाऊंगी। दीपक ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अनुपमा तुम ड्यूटी छोड़ नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग ही समाज का चेहरा बदलते हैं। लेकिन माँ भी कोई नहीं बन सकता। तुम दोनों जिम्मेदारियां निभाओ, पर खुद को मत भूलो। उसके शब्दों ने उसे संभाल लिया। अब अनुपमा ने अपनी जिंदगी में संतुलन बनाना शुरू किया। वो ड्यूटी पर सख्त अफसर थी, पर घर में सबसे प्यारी माँ। वो अब किसी भी केस को घर की सीमा में आने नहीं देती। वो हर शाम पीहू को गोद में लेकर टहलती, उसे स्कूल की कविताएं सिखाती और हर रविवार मंदिर जाती, जहां वो भगवान से एक ही बात कहती, बस मेरी बेटी को खुश रखना। कुछ महीनों बाद डीजीपी ने पूरे विभाग के सामने कहा, आईपीएस अनुपमा शुक्ला एक ऐसी अधिकारी जो कर्तव्य और करुणा का अद्भुत संगम है। उन्होंने न केवल अपराधियों से लोहा लिया, बल्कि एक अनाथ बच्ची को नया जीवन देकर मानवता का सबसे सुंदर उदाहरण पेश किया। सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। अनुपमा की आंखें भर आई, पर उसके चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। उस दिन अनुपमा ने समझ लिया, वर्दी का मतलब सिर्फ डर नहीं होता, वो इंसानियत की ताकत भी होती है। माँ बनना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और अगर कोई औरत उसे निभा रही है, तो वो हर लड़ाई जीत सकती है। पीहू उस दिन उसके पास आई और बोली, मम्मा मैं बड़ी होकर आपकी तरह बनूंगी। अनुपमा मुस्कुराई, हाँ, पर याद रखना वर्दी से पहले इंसानियत आती है। समय जैसे पंख लगाकर उड़ गया था। पीहू अब 6 साल की हो चुकी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में जिज्ञासा भरी रहती और हर चीज को सीखने की एक अलग लगन। कानपुर शहर की सड़कों पर जब अनुपमा अपनी जीप से निकलती, तो पीछे की सीट पर छोटी सी पीहू भी बैठती। वर्दी वाली माँ की गर्व भरी नजरों से देखती और कहती, मम्मा मैं भी बड़ी होकर पुलिस बनूंगी। अनुपमा मुस्कुराती, हाँ, पर याद रखना, पुलिस बनना आसान है, पर इंसान बने रहना मुश्किल। उस दिन पीहू के जीवन का पहला बड़ा दिन था। स्कूल का पहला दिन। कावेरी जी ने उसके बालों में रिबन बांधा, दीपक ने बैग कंधे पर टांगा और अनुपमा ने माथे पर चुंबन किया। डरना मत, सबको नमस्ते बोलना और ध्यान से पढ़ना, अनुपमा ने कहा। पीहू बोली, मम्मा आप भी आओ ना मेरे साथ। अनुपमा मुस्कुराई, मुझे दफ्तर जाना है बेटा, पर मैं दिल से तेरे साथ हूँ। उसने जीप की खिड़की से हाथ हिलाया और जब तक स्कूल का गेट बंद नहीं हुआ, वो देखती रही। वो नन्ही बच्ची जो कभी ट्रेन के नीचे रोती हुई मिली थी, अब जीवन के पहले पड़ाव पर मुस्कुरा रही थी। घर अब हर दिन पीहू की बातों से गूंजता था। वो कभी दादी के पास बैठकर कहानी सुनती, कभी दादा के साथ पतंग उड़ाती। कावेरी जी अक्सर कहती, हमारी पोती में संस्कार भी हैं और हुनर भी, ये अपनी माँ की तरह कुछ बड़ा करेगी। दीपक और अनुपमा दोनों गर्व से मुस्कुराते। पीहू के लिए अब हर दिन सीखने का नया मौका था, लेकिन हर खुशी के पीछे एक सवाल हमेशा मंडराता था। स्कूल में कुछ बच्चों ने उसे चिढ़ाया, तेरी तो माँ ने तुझे उठाया था ना ट्रेन से, तेरा असली बाप कौन है?
वो मासूम बच्ची चुपचाप घर आई। उसकी आंखों में आंसू थे। मम्मा, सब कहते हैं मैं आपकी सच्ची बेटी नहीं हूँ। अनुपमा का दिल टूट गया। उसने पीहू को गोद में लिया और कहा, बेटा, खून से नहीं प्यार से रिश्ता बनता है। जिसे तुम अपनाती हो दिल से वही अपना बन जाता है। तू मेरी गोद की नहीं, मेरे दिल की बेटी है। पीहू ने आंसू पोंछे और कहा, तो क्या भगवान ने मुझे आपके लिए भेजा? अनुपमा मुस्कुराई। हाँ बिल्कुल, भगवान ने मुझे माँ बनाने के लिए तुझे भेजा। उस दिन से पीहू बदल गई। अब जब कोई कुछ कहता तो वो गर्व से कहती, मैं अनुपमा शुक्ला की बेटी हूँ, जो आईपीएस ऑफिसर हैं और जिन्होंने मुझे जीवन दिया है। उसकी आत्मविश्वास भरी आवाज सुनकर दीपक और अनुपमा की आंखों में आंसू आ जाते। कावेरी जी कहती, बेटा, तूने उसे सिर्फ पाला नहीं, उसमें आत्मा भरी है। अनुपमा अक्सर पीहू से कहती, बेटा, जब कभी भी किसी को रोते देखो तो उसे हंसाने की कोशिश करना, क्योंकि दुनिया में इंसान वही अमीर है जो दूसरों के दुख बांट सके। पीहू ध्यान से सुनती और हर शब्द को दिल में बसाती। धीरे धीरे वो अपनी माँ की परछाई बनने लगी। एक बार स्कूल में जब एक गरीब बच्ची को बाकी बच्चे चिढ़ा रहे थे तो पीहू ने आगे बढ़कर कहा, मेरी माँ ने सिखाया है कि दूसरों का दर्द समझना इंसानियत है। उसकी ये बात सुनकर टीचर की आंखों में भी नमी आ गई। रात को जब सब लोग सो जाते तो अनुपमा बालकनी में बैठकर अक्सर सोचती, पीहू ने मुझे माँ बनाया, पर असल में वही मेरी गुरु बन गई। दीपक पास आकर कहता, तुमने जो किया वो कोई औरत नहीं कर सकती थी। अनुपमा कहती, दीपक, ये मेरा निर्णय नहीं था, भगवान की योजना थी। मैं तो बस माध्यम बनी। अब अनुपमा की जिंदगी में सब कुछ स्थिर लगने लगा था। घर, परिवार, विभाग, सब, और सबसे बढ़कर उसकी बेटी, जो अब उसके संस्कारों का सजीव रूप बन चुकी थी। पीहू के हर शब्द में अब उसकी माँ की झलक थी, संवेदना, शालीनता और सच्चाई। माँ, मैं भी आपकी तरह किसी को नया जीवन देना चाहती हूँ, एक दिन पीहू ने कहा। अनुपमा ने मुस्कुराकर कहा, यही तो मेरी सबसे बड़ी विरासत है जो मैं तुझे दे रही हूँ, ममता और इंसानियत की विरासत। समय जैसे फिसलता चला गया। पीहू शुक्ला अब 12 साल की हो चुकी थी। वही नन्ही बच्ची जो कभी ट्रेन की बोगी में अकेली पड़ी थी, अब वो तेज, समझदार और बेहद संवेदनशील हो गई थी। उसकी आंखों में वही चमक थी जो उसकी माँ की आंखों में थी, और उसकी बातों में वही आत्मविश्वास जो दीपक से मिला था। घर में हर सुबह अब पीहू की आवाज से शुरू होती, दादी, आज नाश्ते में क्या है? दादू, मुझे साइकिल सिखाओ ना। घर का माहौल बेहद खुशहाल था। कावेरी जी और किशोर जी के बुढ़ापे में वही बच्ची अब उनका सहारा थी। दीपक कॉलेज में प्रोफेसर बनकर नई पीढ़ी को पढ़ा रहा था और अनुपमा अब डीएसपी के पद पर पदोन्नत हो चुकी थी। हर किसी की नज़रों में अनुपमा एक मिसाल बन चुकी थी। वो शाम बाकी दिनों से अलग थी। पूरा परिवार छत पर बैठा था, ठंडी हवा चल रही थी और सामने नीला आसमान। पीहू दादी के कंधे पर सिर रखकर बोली, दादी, मैं बड़ी होकर मम्मा जैसी बनूंगी। दीपक ने मुस्कुराकर कहा, बस मम्मा जैसी ईमानदार बनना, लेकिन उनसे ज़्यादा जिद्दी नहीं। सब हंस पड़े। शाम हल्की हंसी और पारिवारिक अपनेपन से भरी थी, लेकिन किस्मत हमेशा शांति को लंबे वक्त तक टिकने नहीं देती। अगले ही हफ्ते कानपुर शहर में एक भयानक हादसा हुआ। एक राजनीतिक प्रदर्शन के दौरान बम धमाका हुआ। कई निर्दोष लोग घायल हुए और कुछ जानें चली गई। अनुपमा को तुरंत घटना स्थल पर पहुंचना पड़ा। पूरा शहर दहशत में था। वो उस दिन देर रात घर लौटी, चेहरा थका हुआ था, आंखें लाल और कपड़ों पर मिट्टी और खून के निशान। दीपक ने दरवाजा खोला। अनुपमा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बस बच्चों की हालत देखी तो मन कांप गया। उसकी आवाज भारी थी। वो कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गई। पीहू धीरे से उसके पास आई और बोली, मम्मा, आप रो रही हो? अनुपमा ने उसे गले लगा लिया। बेटा, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो रोने से भी नहीं निकलते। बस दुआ करो भगवान सबको सुरक्षित रखे। अगले दिन खबर आई कि धमाके में पकड़ा गया एक लड़का 15 साल का था। वो आतंकियों के कहने पर शामिल हुआ था, पर असल में वो अनाथालय का बच्चा था जिसे किसी ने कभी अपना नहीं कहा। अनुपमा का दिल झकझोर उठा। क्यों हर बार वही बच्चे जिन्हें कोई अपनाता नहीं, वो समाज के शिकार बन जाते हैं? वो रात भर सो नहीं सकी। उसके मन में एक तूफान था।
उसे अपनी माँ होने की ताकत और अफसर होने की जिम्मेदारी दोनों के बीच फैसला करना था। अगले दिन जब केस की फाइल उसके सामने रखी गई, उसमें वही लड़के की तस्वीर थी। उसकी आंखों में डर था, पर मासूमियत भी थी। सब अधिकारियों ने कहा, मैडम इसे सख्त सजा मिलनी चाहिए, पर अनुपमा बोली, कभी कभी अपराधी नहीं हालात दोषी होते हैं। वो चुपचाप उठी और जाकर उस लड़के से मिली। लड़का कांप रहा था। उसने कहा, मैडम मुझे नहीं पता बैग में क्या था। उन्होंने कहा था बस बैग रख दो। अनुपमा के गले में शब्द अटक गए। उसे वो ट्रेन याद आ गई जहां उसने पीहू को पाया था। अगर उस दिन उसने मदद ना की होती तो शायद वो भी किसी ऐसे ही हालत में होती। वो धीरे से बोली, तेरा नाम क्या है? रवि। घर में कोई नहीं है? नहीं, मैं आश्रय गृह में था। उस पल अनुपमा की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे भगवान फिर से उसकी परीक्षा ले रहे हैं। क्या वो फिर एक जिंदगी बचाने की हिम्मत रखती है? उस रात घर में उसने सबको सारी बात बताई। कावेरी जी चौंक गई। बेटा, दुनिया क्या कहेगी? लोग तुझे फिर पागल समझेंगे। दीपक ने धीरे से कहा, अनुपमा, सोच समझकर फैसला लेना। हर किसी को अपनाना जरूरी नहीं, लेकिन हर किसी को माफ करना जरूरी है। पीहू चुपचाप बैठी थी। कुछ देर बाद वो बोली, मम्मा, अगर आप उस लड़के को सजा दिला दोगी तो वो कभी समझ नहीं पाएगा कि गलती क्या थी। पर अगर आप उसे मौका दोगी तो शायद वो अच्छा इंसान बन जाएगा। अनुपमा ने पीहू की आंखों में देखा। वो वही मासूम रोशनी थी जो सालों पहले ट्रेन में चमकी थी। उस रात उसने भगवान के आगे सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, अगर तूने मुझे माँ बनाया है तो शायद इसीलिए कि मैं सिर्फ एक बच्ची की नहीं, कई बच्चों की जिंदगी बदल सकूं। और अगले दिन उसने विभाग को प्रस्ताव दिया, एक सामाजिक पुनर्वास केंद्र खोलने का, जहां अपराध में फंसे अनाथ बच्चों को शिक्षा और जीवन का दूसरा मौका मिले। डीजीपी ने उसका प्रस्ताव मंजूर किया और एक नया अध्याय शुरू हुआ, मिशन उड़ान। अब कानपुर की वो सख्त अफसर जिसने कभी ट्रेन में एक बच्ची को अपनाया था, अब सैकड़ों बच्चों को नया जीवन देने जा रही थी। उसकी गोद में अब सिर्फ एक नहीं बल्कि कई जिंदगियों का सहारा बन गई थी। रात को पीहू उसके कंधे पर सिर रखकर बोली, मम्मा, आपने फिर किसी की जिंदगी बदल दी। अनुपमा मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटा, भगवान ने मौका दिया, मैं तो बस उसकी राह में चल रही हूँ। अब कानपुर की उस व्यस्त कॉलोनी में अनुपमा का घर फिर से नई ऊर्जा से भरा था। पीहू अब 16 साल की हो चुकी थी, तेज तर्रार, आत्मविश्वास और संवेदनशील। वो अपनी माँ की तरह अनुशासन प्रिय थी, पर अपने पापा की तरह कोमल और शांत स्वभाव की। स्कूल में उसकी गिनती सर्वश्रेष्ठ छात्रा में होती। टीचर्स कहते, पीहू सिर्फ दिमाग से नहीं दिल से भी पढ़ती है। एक दिन जब प्रिंसिपल ने उससे पूछा, पीहू, तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, आईपीएस जैसे मेरी माँ है, ताकि मैं भी किसी और बच्चे को वो प्यार दे सकूं जो मेरी माँ ने मुझे दिया। पूरा क्लास तालियों से गूंज उठा और उस दिन अनुपमा को लगा, मेरी परवरिश सफल हो रही है। पीहू और अनुपमा का रिश्ता दोस्त जैसा था। वे साथ बैठकर खाना बनाती, गाने सुनती और कभी कभी रात को छत पर बैठकर तारों से बातें करती। एक बार पीहू ने पूछा, मम्मा, क्या मैं आपकी तरह मजबूत बन पाऊंगी? अनुपमा ने कहा, मजबूती ताकत से नहीं, सच्चाई से आती है बेटा। जब तू दूसरों के लिए खड़ी होगी तो तेरी आत्मा खुद तुझे मजबूत बना देगी। वो पल उनके बीच एक गहरा बंधन बना गया। दीपक अक्सर कहता, तुम दोनों एक दूसरे की परछाई हो। अब मिशन उड़ान का केंद्र बड़ा हो चुका था। पीहू वहां रोज जाती, बच्चों को अंग्रेजी सिखाती और कभी कभी कहानियां सुनाती। एक दिन रवि ने कहा, दीदी, आपकी माँ ने हमें जिंदगी दी, आप हमें सपना देना। उस दिन से पीहू का सपना और स्पष्ट हो गया। वो सिर्फ अपनी माँ की बेटी नहीं रहना चाहती थी, वो उनकी पहचान की दूसरी परत बनना चाहती थी। लेकिन जैसा कि जिंदगी करती है, सब कुछ स्थिर लगता है, कभी कोई हादसा आ जाता है। एक रात देर से दीपक कॉलेज से लौट रहे थे। सड़क पर ट्रक का एक्सीडेंट हुआ। दीपक गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अनुपमा को जब कॉल आया, वो उस वक्त लखनऊ में एक मीटिंग में थी। वो रोती हुई बोली, हे भगवान, मेरे दीपक को कुछ मत होने देना। वो उसी रात कानपुर लौटी।
सड़कें खाली थी पर उसका दिल डर से भरा हुआ था। अस्पताल पहुंची, दीपक आईसीयू में थे। मशीनों पर सांस चल रही थी। डॉक्टर ने कहा, स्थिति गंभीर है, अगले 48 घंटे महत्वपूर्ण है। अनुपमा का संसार हिल गया था। जो आदमी हर कदम पर उसके साथ था, अब मौत से लड़ रहा था। कावेरी जी अस्पताल के कोने में बैठी जप कर रही थी। पीहू अपने पापा का हाथ पकड़कर कह रही थी, पापा आप मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। अनुपमा बाहर खड़ी थी वर्दी में, पर आंखें भीगी हुई। एक और वो आईपीएस अधिकारी थी जिसने आतंकियों से लड़ाई लड़ी थी, और दूसरी ओर वो औरत थी जो अपने पति के लिए भगवान से भीख मांग रही थी। उसने धीरे से कहा, भगवान, मैंने दूसरों के घरों में उजाला किया, अब आप मेरे घर का दिया मत बुझने देना। 3 दिन की जद्दोजहद के बाद दीपक ने आखिरी सांस ली। डॉक्टर के शब्द सुनते ही अनुपमा की दुनिया जैसे ठहर गई। कावेरी जी जमीन पर गिर पड़ी। पीहू फूट फूट कर रोई और अनुपमा बस खामोश रही। आंसू सूख चुके थे। उसके दिल में एक सन्नाटा था। उसने दीपक का चेहरा छुआ और कहा, तुमने हमेशा कहा था अनुपमा, हार मत मानना। अब मैं तेरे नाम पर जीऊंगी और हमारी बेटी को तेरी तरह सीधा रखूंगी। दिन बीतने लगे पर घर की दीवारें अब कुछ चुप थी। कावेरी जी बहुत शांत हो गईं और पीहू पहले जैसी हंसी भूल गई थी, पर अनुपमा पहले से ज्यादा मजबूत थी। वो रोज पीहू से कहती, दीपक अब नहीं है पर उनका प्यार हमारे साथ है। हमारे आंसू उन्हें परेशान करेंगे। चल मुस्कुरा बेटा, पापा को गर्व होगा। धीरे धीरे पीहू ने फिर से मिशन उड़ान जाना शुरू किया। वहां बच्चों के बीच उसकी हंसी लौटने लगी। रवि ने एक दिन कहा, दीदी आपकी मुस्कान देखकर लगता है सूरज फिर निकल आया। पीहू बोली, हाँ, क्योंकि मेरी माँ ने सिखाया है, रोकर जिंदगी नहीं बदलती, चलकर बदलती है। एक रात दोनों छत पर बैठी थी। आसमान में चांद था और दीपक की यादें। अनुपमा ने पीहू का सिर अपने कंधे पर रखकर कहा, बेटा अब हमें 2 बातें याद रखनी है। पहले कि हम दीपक की याद से कभी हार नहीं मानेंगे। दूसरी कि तू वो सपना पूरा करेगी जो मैंने देखा था, देश की सेवा और इंसानियत की इज्जत। पीहू बोली, मम्मा मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आईपीएस बनूंगी आपकी तरह और पापा के नाम को रोशन करूंगी। अनुपमा की आंखें नम थी पर उनमें चमक थी। वो चमक एक नई शुरुआत की थी। समय बीत चुका था। पीहू शुक्ला 21 साल की हो चुकी थी। वो कानपुर विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक कर चुकी थी और अब उसका लक्ष्य साफ था, मैं आईपीएस बनूंगी मम्मा की तरह। हर सुबह 5 बजे उठकर वो पार्क में दौड़ लगाती, फिर मिशन उड़ान के बच्चों को पढ़ाने जाती और शाम को किताबें खोलकर पढ़ाई में जुट जाती। अनुपमा उसे रोज देखती और मन ही मन सोचती, दीपक तुम्हारी बेटी तुम्हारे सपनों का जवाब बन रही है। अनुपमा अब एडिशनल एसपी बन चुकी थी। उसकी पहचान पूरे प्रदेश में थी। एक ईमानदार, सख्त और पर संवेदनशील अफसर। कई बार मीडिया में उसे आयरन लेडी ऑफ कानपुर कहा जाता, पर घर में वही माँ थी जो अब भी रात को पीहू के बाल सहलाकर कहती, बेटा देर रात तक मत पढ़, आंखें खराब हो जाएंगी। पीहू हंसती, मम्मा जब तक आईपीएस नहीं बन जाती नींद हराम है, फिर बन जाने के बाद तब आपकी तरह किसी और की जिंदगी रोशन करूंगी। अनुपमा मुस्कुराती पर भीतर कहीं डर भी था। उसे पता था वर्दी जितनी चमकदार है उतनी ही कांटों से भरी भी है। एक दिन मोहल्ले की एक महिला बोली, देखो जी, ये वही लड़की है ना जो अपनाई गई थी, अब आईपीएस बनने चली है। दूसरी बोली, खून का असर तो कहीं न कहीं दिखेगा। ये बातें पीहू ने सुन ली। वो चुपचाप घर आई और कमरे में जाकर रो पड़ी। अनुपमा ने देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा? पीहू ने कहा, मम्मा लोग अभी भी कहते हैं मैं आपकी सच्ची बेटी नहीं हूँ, इसीलिए मैं आपके नाम की इज्जत नहीं रख सकती। अनुपमा ने उसकी ठोड़ी उठाई और कहा, बेटा खून से नहीं कर्म से पहचान बनती है। अगर तू सच्चाई से लड़ेगी तो वही लोग तेरे नाम की मिसाल देंगे। पीहू की आंखों में चमक लौट आई। वो बोली, मम्मा अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। आईपीएस की परीक्षा की तैयारी आसान नहीं थी। दिन रात पढ़ाई, नोट्स, कोचिंग और सैकड़ों सवाल। कई बार थकान इतनी होती कि आंखों से आंसू निकल आते। एक दिन पीहू बोली, मम्मा क्या आप भी ऐसे ही थक जाती थी? अनुपमा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, जब दिल में देश होना तो थकान भी सम्मान लगती है। उन दोनों के बीच फिर वही जोश लौट आया। आखिरकार वो दिन आ गया, यूपीएससी प्रीलिम्स का दिन।
पीहू ने सफ़ेद सलवार कमीज पहनी और माथे पर वही लाल टीका जो अनुपमा ने उसके नामकरण वाले दिन लगाया था। आशीर्वाद दो ना मम्मा, उसने कहा। अनुपमा ने माथे को चूमा। जा बेटा, आज तेरी मम्मा का सपना पूरा कर। परीक्षा केंद्र के बाहर खड़ी अनुपमा की आंखें नम थी। उसके अंदर वही उत्साह था जैसे किसी माँ को अपनी बेटी की पहली चाल देखने का होता है। कुछ महीने बाद रात को दरवाजे की घंटी बजी। पीहू बाहर भागी, हाथ में मोबाइल लिए, आवाज कांप रही थी। मम्मा, मेरा नाम लिस्ट में है, ऑल इंडिया रैंक 72। अनुपमा के होंठ कांप उठे। वो कुछ बोल नहीं पाई, बस पीहू को गले से लगा लिया और कहा, तूने मेरा नहीं तेरे पापा का भी सपना पूरा किया। कावेरी जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी पोती IAS बने या IPS बने, पर मेरे लिए वो माँ की सबसे बड़ी जीत है। पूरा शहर खुश था, अखबारों में छपा। अनाज से अधिकारी बनी पीहू शुक्ला की प्रेरणादायक कहानी। सरकार ने अनुपमा को सम्मान सेवा पदक से नवाजा। मंच पर पीहू ने माइक थामा और कहा, आज मेरी माँ को सम्मान मिल रहा है, पर असल में ये सम्मान हर उस औरत का है जिसने ममता और ईमानदारी को साथ में निभाया। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। अनुपमा ने बेटी को देखा। अब वो उसकी परछाई नहीं, उसकी माँ की ताकत का विस्तार बन चुकी थी। रात को अनुपमा बालकनी में बैठी थी। उसने आंखें बंद की और कहा, दीपक, तेरी बेटी अब मेरी नहीं रही, वो तेरी विरासत है जिसने हम दोनों के सपनों को पूरा कर दिया। पीहू पीछे से आई, उसके कंधे पर सिर रखकर बोली, मम्मा, अब आप आराम करो, अब आपकी बेटी ड्यूटी पर जाएगी। अनुपमा मुस्कुराई। बस बेटा, वर्दी पहनकर भी इंसानियत मत उतारना। आज का दिन खास था। माँ और बेटी दोनों अब एक ही वर्दी में थी, दोनों IPS अधिकारी। जहाँ कभी अनुपमा अकेली थी, आज उसके साथ उसकी जीती जागती प्रेरणा, उसकी बेटी, उसकी आत्मा पीहू खड़ी थी। आज पीहू ने यह साबित किया कि संस्कार खून से नहीं, परवरिश से मिलते हैं। जहाँ पहले लोग अनाथ बच्चों से मुंह फेर लेते थे, अब लोग मिशन उड़ान में दान देने आने लगे। एक बुजुर्ग महिला बोली, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं, पर ये छोटे गुल्लक हमारे पोते की ओर से उन बच्चों के नाम। अनुपमा ने झुककर वो गुल्लक ली और कहा, यह सबसे बड़ा योगदान है भावनाओं का। लेकिन इंसान चाहे कितना भी मजबूत हो, वक्त उसके शरीर से अपना हक ले ही लेता है। अनुपमा की उम्र 52 साल की हो चुकी थी। लंबी सेवा, लगातार काम और जिम्मेदारियां, इन सब ने उसके शरीर को थका दिया था। अनुपमा ने धीरे से कहा, पीहू, याद रख बेटा, वर्दी का असली मतलब डराना नहीं, किसी को भरोसा देना है, किसी को सुरक्षा देना है, किसी को अपना बनाना है। पीहू की आंखों से आंसू बह निकले। मम्मा, मैं वादा करती हूँ, आपका मिशन कभी अधूरा नहीं रहने दूंगी। अनुपमा अब रिटायर हो चुकी थी। मिशन उड़ान का संचालन पूरी तरह पीहू के हाथों में था। वो अब DSP थी और साथ ही मिशन उड़ान की चेयरपर्सन। हर हफ्ते वो बच्चों के साथ वक्त बिताती, उन्हें शिक्षा, संस्कार और आत्मविश्वास सिखाती। वो कहती, तेरी माँ ने सिखाया है, असली वर्दी दिल पर पहनी जाती है, शरीर पर नहीं। रिटायरमेंट के बाद एक दिन अनुपमा मिशन उड़ान पहुंची। बच्चे दौड़कर उनके पैर छूने आए। वो बोली, अब मैं अफसर नहीं, बस एक माँ हूँ। पीहू मंच पर खड़ी होकर बोली, आज इस मिशन के पीछे जो नाम है वो सिर्फ मेरी माँ का नहीं, हर उस औरत का है जिसने समाज के ताने सहकर भी ममता का मान रखा। सभी बच्चे एक साथ बोले, धन्यवाद माँ। पूरा परिसर तालियों से गूंज उठा। अनुपमा की आंखों से आंसू बह निकले, पर वो आंसू गर्व के थे। मम्मा, याद है कभी आपने ट्रेन में एक बच्ची को उठाया था? वो बच्ची आज आपकी गोद में बैठी है, वर्दी में आपके जैसी बनकर। अनुपमा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, उस दिन मैंने एक बच्ची को अपनाया था, पर असल में भगवान ने मुझे माँ बना दिया था। दोनों ने आसमान की तरफ देखा और तारों के बीच एक चमकदार तारा टिमटिमा रहा था। पीहू ने धीरे से कहा, शायद पापा देख रहे हैं। अनुपमा ने सिर हिलाया, हाँ, और मुस्कुरा रहे हैं। अनुपमा और उसकी बेटी IPS पीहू शुक्ला अब उस विरासत की मसाल लेकर आगे बढ़ रही थी। वो गोद जो कभी अधूरी थी, आज पूरे समाज की गोद बन गई थी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।